दोस्तों, आज हम जिस सीरीज को आपके सामने लेकर आए हैं वो बहुत ही दिलचस्प है। वैसे तो हर सीरीज में आपने खून खराबा, कातिल यही सब देखा होगा, लेकिन ये स्टोरी एकदम अलग और इंटरेस्टिंग है जिसका नाम है नागेंद्रन्स हनीमून्स। और इसका हर एपिसोड बहुत लाजवाब होने वाला है। साथ ही इसका क्लाइमेक्स, ओहो हो, सच में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, मतलब माइंड ब्लोइंग साहब। इस सीरीज में टोटल 6 एपिसोड्स हैं जो हमने अपनी इसी सीरीज में कवर किए हैं। बाकी दोस्तों, इसी तरह की यूनिक स्टोरी लाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए इस वीडियो को फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सीरीज की शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है कि नागेंद्रन और उसका दोस्त सोमन दोनों मिलकर रात में किसी से डरकर भाग रहे हैं। नागेंद्रन कहता है कि मैं अब और नहीं भाग सकता, मैंने जो गलतियां की हैं उसके एक बड़े ढेर के ऊपर मैं खड़ा हूँ, मेरे लिए यहाँ से कूदकर मर जाना ही बेहतर है। लेकिन सोमन उसे रोकते हुए कहता है कि इसके लिए हमने इतनी मेहनत नहीं की है, हमें आखिरी बार एक और गेम खेलना चाहिए। ये सुनकर नागेंद्रन रुक जाता है और यहाँ आखिर किस गेम की बात हो रही है और अभी ये इस सिचुएशन में कैसे आए, यही बताने के लिए कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है। ये 1970 का दौर है। तिरुवनंतपुरम जिले के वेल्लायनी नाम के गाँव में नागेंद्रन और उसकी माँ रहते हैं। उसकी माँ अलग अलग जगहों पर घरेलू कामकाज करके जो पैसे कमाती है उससे वो नागेंद्रन को पालती है, क्योंकि नागेंद्रन किसी काम पर नहीं जाता। यहाँ उसकी माँ हर रोज सुबह उठकर खाना बनाती है और नागेंद्रन के लिए चाय बनाकर काम पर चली जाती है। वहीं नागेंद्रन खर्राटे मारकर सोता रहता है और फिर नींद खुलने पर वो नहा धोकर घर से मुर्गी के 3 अंडे लेकर सीधे चौराहे पर बने एक होटल में जाता है। यहाँ वो अंडे होटल में देता है और बदले में वहाँ से खाना लेकर खा लेता है। यही उसका डेली रूटीन था। नागेंद्रन का एक करीबी दोस्त भी होता है जिसका नाम सोमन है। सोमन एक नाटक कलाकार है और उसका अपना एक ग्रुप है। वो अपने ग्रुप के साथ अलग अलग जगहों पर जाकर नाटक करता है और पैसे कमाता है। अब जब सोमन नागेंद्रन के पास आता है तो नागेंद्रन खाना खाकर होटल के बेंच पर सो रहा होता है। सोमन उसे उठाकर कहता है कि आज एक जगह शादी तय होनी है, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो वहाँ जाकर मनपसंद खाना खा सकते हो। अब खाने का नाम सुनते ही नागेंद्रन फौरन हाँ कर देता है और दोनों एक साथ निकल पड़ते हैं फ्री की रोटी तोड़ने। तभी जाते समय रास्ते में हम नागेंद्रन की मंगेतर जानकी को देखते हैं। काफी समय से जानकी के घर वाले नागेंद्रन और जानकी की शादी कराने के लिए जोर दे रहे हैं, लेकिन नागेंद्रन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ जानकी नागेंद्रन से कहती है कि पिताजी कह रहे थे कि आने वाले महीने में हमारी शादी हो जाएगी। तो नागेंद्रन पूछता है कि किसकी शादी? शादी वादी बहुत लफड़े वाली चीज है, मेरा बाप खुद शादी करके भाग गया, वो भी झेल नहीं पाया शादी के बाद की टेंशन, मैं भी इस सब में नहीं पढ़ना चाहता। यहाँ हमें पता चलता है कि नागेंद्रन को जानकी से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बात वो उसके चेहरे को देखकर कहता है। अब नागेंद्रन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जानकी बहुत दुखी हो जाती है और रोती हुई वहाँ से चली जाती है। सोमन कहता है कि तुम्हें जानकी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, तुमने ये सही नहीं किया। नागेंद्रन कहता है कि मुझे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, शादी करके आखिरकार मुझे काम पर जाना पड़ेगा और उसे भी पालना पड़ेगा। अब इस तरह शाम होते होते नागेंद्रन और सोमन अच्छी खासी शराब पीकर अम्मिनी नाम की एक वेश्या के घर पर जाते हैं। सोमन अक्सर वहां जाता था, लेकिन कुछ समय से चेट्टियार नाम का एक आदमी अम्मिनी के साथ कनेक्शन बनाए हुए था। उसने पहले ही कह दिया था कि उसके आने के बाद कोई और वहाँ नहीं आ सकता, लेकिन अम्मिनी कभी कभी चुपके से सोमन को अपने घर में आने देती थी। यहाँ नागेंद्रन का अम्मिनी के साथ कोई संबंध नहीं था, लेकिन सोमन वहाँ बीच बीच में आता था और नागेंद्रन बाहर पहरा देता रहता था। अब अगली सुबह जब नागेंद्रन की नींद खुलती है तो उसकी माँ उससे कहती है कि तुमने जानकी से ऐसी बातें बोलकर बिल्कुल ठीक नहीं किया, वो रोती हुई यहाँ आई थी, तुम्हें चुपचाप उससे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन नागेंद्रन कहता है कि ये सब मेरे बस की बात नहीं है और ना मैं उससे शादी कर सकता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब उसी दिन दोपहर को चौराहे के होटल में नागेंद्रन सोमन से मिलता है। यहाँ सोमन कहता है कि नाटक खत्म होने के बाद वो उसके ग्रुप के साथ आ रहा था, तभी आते समय रास्ते में उसने हमारे पुराने दोस्त पौलोस को देखा। वो कुवैत से 8 साल बाद वापस आया है और वो एक अमीर आदमी बन चुका है। सोमन कहता है कि शाम को हम उससे मिलने जा सकते हैं और तभी हम शाम को नागेंद्रन और सोमन को पौलोस के पास बैठकर शराब पीता हुआ देखते हैं। यहाँ बातों बातों में पता चलता है कि सालों तक कुवैत में रहकर पौलोस ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया है और अब उसकी जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही है। ये सब देखकर नागेंद्रन को भी उसकी तरह बनने की इच्छा होने लगती है। यहाँ पौलोस कहता है कि मुझे अब शादी करनी है अपने गाँव के मुखिया की बेटी रोजी से, लेकिन पता नहीं वो मानेगी या नहीं। अब इसी काम को पूरा करने के लिए वो सोमन से कहता है और सोमन खुशी खुशी इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लेता है। इस तरह वो तीनों बातचीत करते हैं
और उस रात पॉलोस और नागेंद्रन अम्मिनी के घर जाने का फैसला करते हैं। पॉलोस को लेकर अम्मिनी के घर जाने वाला नागेंद्रन ही होता है। जब पॉलोस उसके घर से निकलने वाला होता है तो बाहर चेट्टियार की गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है। चेट्टियार अपने ड्राइवर से कहता है कि अम्मिनी को बुलाकर लाओ। ये सब नागेंद्रन छुपकर देख रहा होता है। पॉलोस को बचाने के लिए नागेंद्रन अपने हाथ में रखी शराब की बोतल चेट्टियार की कार की तरफ फेंकता है। आवाज सुनकर चेट्टियार और ड्राइवर उधर जाते हैं। इसी बीच नागेंद्रन पॉलोस को अम्मिनी के घर से निकालकर बचा लेता है। अपनी जान बचाने वाले नागेंद्रन को पॉलोस बहुत धन्यवाद देता है और पूछता है कि तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए। नागेंद्रन कहता है कि मुझे कुवैत जाना है। तो पॉलोस कहता है कि तुम तैयार रहो, मैं तुम्हारे लिए वीजा का इंतजाम कर दूंगा। इसके बाद सीन कट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि पॉलोस ने जैसा चाहा था वैसा ही हो चुका है। गांव के मुखिया चाकोचन की बेटी रोजी से पॉलोस की शादी हो जाती है और यहाँ सबसे आगे सोमन ही था। शादी की रस्में पूरी होने के बाद उस रात वो तीनों फिर से शराब पीते हैं। तभी बातों बातों में यहाँ पॉलोस सच बताता है कि अब वो कुवैत वापस नहीं जाएगा। वो अब गांव में एक कपड़े की दुकान खोलना चाहता है। शादी के बाद उसे अच्छी रकम दहेज में मिली है। उसके ससुर के पास खूब पैसा है और उन पैसों से अब वो यहाँ आराम से अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। और असल में यही उसकी प्लानिंग थी। लेकिन नागेंद्रन को दिया वादा पॉलोस नहीं भूला था। वो नागेंद्रन से कहता है कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम कुवैत जाने के लिए तैयार रहो। इसके लिए जो पैसा चाहिए वो तुम इकट्ठा कर लो। मेरी कंपनी में मैंने तुम्हारे लिए नौकरी का इंतजाम कर दिया है। यहाँ बस 16,000 रुपए की जरूरत होगी। इसे किसी तरह से इकट्ठा कर लो। लेकिन यहाँ किसी काम पर ना जाने वाले नागेंद्रन के पास इतने पैसे आखिर आए कहाँ से? तभी सोमन कहता है कि तुम इतनी टेंशन मत लो, हम पैसों का इंतजाम कर लेंगे। वहीं नागेंद्रन जब घर होता है तो अपनी माँ से पैसे मांगने लगता है, लेकिन उसकी माँ के पास देने के लिए कुछ नहीं था। इसके अलावा खुद ना कमाकर ऐसे पैसे मांगने के लिए वो उसे डांटकर वहाँ से भगा देती है। अब पैसे के लिए नागेंद्रन सोमन से पूछता है तो सोमन यहाँ उसे एक आइडिया देता है कि तुम्हें किसी भी तरह से अपनी मंगेतर जानकी से शादी कर लेनी चाहिए, जिससे तुम्हें दहेज मिल जाएगा और फिर उन पैसों से तुम बाहर जा सकते हो। और एक बार तुम चले गए तो फिर बीवी को देखने या उसे पालने की कोई जरूरत नहीं है। तुम वहाँ जाकर खुशी से रह सकते हो और जब मन करे तो वापस आ जाना, नहीं तो वहीं रह जाना। सोमन कहता है कि इतना आसानी से पैसे कमाने का सिर्फ यही एक अच्छा तरीका है। अब नागेंद्रन को भी ये बात सही लगती है और वो शादी के लिए हाँ कर देता है। और इसी तरह अचानक ही नागेंद्रन और जानकी की शादी हो जाती है। लेकिन घर पहुंचने के बाद नागेंद्रन के अरमानों पर पानी फिर जाता है जब उसे पता चलता है कि उसे दहेज के रूप में कुछ भी नहीं मिला है। पैसे देने की बात कही तो गई थी लेकिन दिए नहीं गए। इसके चलते नागेंद्रन अपनी माँ से झगड़ने लगता है और कहता है कि तुम्हारे भाई से पूछकर मुझे पैसे दिलवाओ। लेकिन उसकी माँ कहती है कि ये शादी पैसे के लिए नहीं, तुम्हें लाइन पर लाने के लिए करवाई गई है। ये सुनकर नागेंद्रन तिलमिला उठता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं ये सब देखकर जानकी पूरी तरह से टूट जाती है और इसी के साथ इसका पहला एपिसोड जानकी यहीं खत्म होता है। अब दूसरा एपिसोड शुरू होता है जिसका नाम है लिल्ली कुट्टी। यहाँ गुस्से से बौखलाया हुआ नागेंद्रन सोमन के पास पहुँचता है क्योंकि उसके ही आइडिया पर दहेज के लालच में उसने शादी की थी और दहेज तो मिला नहीं बल्कि एक औरत उसके पल्ले पड़ गई जिसकी जिम्मेदारी भी अब उसके सर पर आ गई थी। और इसी की वजह से नागेंद्रन सोमन से झगड़ने लगता है। लेकिन सोमन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि दहेज में 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। दहेज की बात तो तुम्हारी माँ ने मुझसे कही थी, लेकिन तुम्हारे ससुराल वाले इतने तेज दिमाग के निकलेंगे ये मुझे नहीं पता था। अब मुझसे इस तरह झगड़ने से कुछ नहीं होगा। इसके बाद नागेंद्रन वहाँ से चला जाता है और उसी रात घर पहुँचने पर छुपकर अपनी पत्नी जानकी और अपनी माँ की बातचीत सुनने लगता है। उसकी माँ जानकी से कहती है कि तुम्हारे पिता के पास पैसे नहीं है, ये बात मुझे पता थी। मुझे पता था कि कोई दहेज नहीं मिलेगा, लेकिन ये बात मैंने जानबूझकर छुपाई थी। मैं तो बस तुम्हें अपनी घर की बहू बनाना चाहती थी। अब तुम आ गई हो तो सब ठीक हो जाएगा। वो निठल्लू अब अपनी जिम्मेदारी समझेगा और इज्जत से काम पर जाएगा। तुम उसे समझाना और अपनी जरूरतें उसके सामने रखना जिससे वो रोज काम पर जाने के लिए मजबूर हो जाए। इसके अलावा हमें एक मंदिर में जाना है, वहाँ एक स्वामी से मिलकर एक ताबीज बनवाकर उसे पहनना है। इसके बाद वो खुद धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और अगर इससे भी काम नहीं बना तो एक और तरीका है, उसके बारे में हम दोनों मिलकर बाद में बात करेंगे। अब ये सब सुनकर नागेंद्रन के तो तोते उड़ जाते हैं और वो बुरी तरह से डर जाता है क्योंकि नौकरी के नाम से उसके पैर वैसे ही कांपने लगते हैं। यहाँ उसे समझ में आ जाता है कि ये सब उसकी माँ का बिछाया हुआ जाल है। ये सब रायता उसकी माँ ने ही फैलाया है। वहीं इसी बीच सोमन के पास उसका दोस्त और एक शादी का दलाल आकर कहता है कि मैंने एक पुलिस वाले से पैसे लिए हैं, लेकिन अगर 10 दिनों में उसकी बहन की शादी नहीं हुई
तो मुझे वो पैसे वापस करने पड़ेंगे और वो पैसे मेरे हाथ से खर्च हो गए हैं। अब मुझे जल्दी से एक ईसाई लड़का चाहिए। अगर तुम्हारी जानकारी में कोई हो तो बताओ। अब सोमन उसे संभालता है। इसी समय नागेंद्रन वहाँ आता है और घर में माँ और जानकी की सारी बातें सोमन को बता देता है। सोमन पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम उस घर में रह रहे हो। पहले भी ऐसे ही जादू टोना करके कई लोगों को पागल बनाया गया है। तुम वहाँ से एक बूंद पानी भी मत पीना, वो कुछ भी मिला देंगे तुम्हें ठीक करने के लिए। इतना कहकर सोमन जाने लगता है। तभी नागेंद्रन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हम दोनों इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे और 3 महीने में कुवैत जाने के लिए पैसे इकट्ठा कर लेंगे। ये सुनकर सोमन फिर से एक रास्ता बताता है और उसी रात वो दोनों चुपचाप घर से सामान लेकर भाग निकलते हैं। अब सीन यहाँ से चेंज होता है और हम रानी नाम की जगह पर एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो बिस्तर पर पड़े पड़े अपने बेटे को गालियां दे रहा होता है। वो कहता है कि मेरी बेटी लिल्ली कुट्टी 38 साल की हो गई, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। अब तक कितनी शादियां टूट चुकी हैं। उसे जल्दी से शादी करके भेजो, नहीं तो मेरी संपत्ति में से तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ हमें पता चलता है कि इस बूढ़े आदमी का बेटा एक पुलिस वाला है। इस पुलिस वाले ने अपनी बहन लिल्ली कुट्टी की शादी कराने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन हमेशा उसकी शादी टूट जाती है और इसकी असली वजह खुद लिल्ली कुट्टी होती है, क्योंकि वो मेंटली फिट नहीं है। जैसे ही ये बात लड़के के घर वालों को पता चलती है, वो किसी न किसी बहाने भाग निकलते हैं और इधर पुलिस वाले के पिता हर रोज इसी बात पर उससे झगड़ा करते रहते हैं और उसे धमकाते रहते हैं कि अगर तुमने उसकी शादी नहीं कराई तो मैं आंखें बंद करने से पहले ये संपत्ति चर्च के नाम लिख दूंगा। वहीं पिछले हफ्ते अपनी शादी टूटने की वजह से लिल्ली कुट्टी अपने कमरे में बंद होकर 2 दिन से कमरे की सारी चीजें तोड़ने में लगी होती है और अंदर बैठकर फल खा रही होती है। वहीं बाहर सभी को लगता है कि लिल्ली कुट्टी बेचारी अंदर भूखी है। अपनी बहन को शांत करने के लिए ये पुलिस वाला उसके पास जाता है और उसे समझाने लगता है कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हारी शादी जल्दी ही हो जाएगी। कल एक लड़का आ रहा है, वो लोग तुम्हें देखने आएंगे और जल्दी ही रिश्ता पक्का करके शादी तय हो जाएगी। ये सुनते ही खुश होकर लिल्ली कुट्टी बाहर आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि लिल्ली कुट्टी मैडम को किसी भी तरह बस अपनी शादी करनी है। वो कहती है कि अगर ये शादी भी टूट गई तो मैं इस घर में आग लगा दूंगी। ऐसा कहकर वो लाई गई खाने की चीजें फेंक देती है और कहती है कि मेरे लिए अलग से खाना बनाकर लाओ। अब दिमाग से सटकी हुई लिल्ली कुट्टी को देखने आने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे नागेंद्रन भाई साहब ही होते हैं। यहाँ वो जोसेफ नाम बदलकर सोमन के साथ आता है। दरअसल इस सब के पीछे सोमन का दिमाग था, क्योंकि लिल्ली कुट्टी के पिता के पास बहुत संपत्ति है, बहुत सारी जमीन है और एक बार अगर ये शादी हो गई तो नागेंद्रन को बहुत कुछ मिल जाएगा, साथ ही साथ दहेज में भी अच्छी रकम मिलेगी। इस तरह घर पहुंचकर नागेंद्रन और सोमन बातचीत करने लगते हैं। यहाँ सोमन कहता है कि जोसेफ के माता पिता पहले की एक बाढ़ में मर चुके हैं और जोसेफ अब अकेला रहता है और एक मिल में अकाउंटेंट की नौकरी करता है। इधर लिल्ली कुट्टी की शादी कराने की जल्दबाजी में पुलिस वाला ज्यादा कुछ पूछताछ नहीं करता। इसके बाद लिल्ली कुट्टी से बात करने के लिए नागेंद्रन को बाहर भेजा जाता है, लेकिन लिल्ली कुट्टी के बात करने के तरीके और उसके व्यवहार से नागेंद्रन को समझ में आ जाता है कि वो दिमाग से थोड़ा पागल है। यहाँ नागेंद्रन से बात करने के बाद जाने से पहले लिल्ली कुट्टी उसे एक चुम्बन दे देती है। इससे नागेंद्रन डर जाता है और सोमन से कहता है कि ये तो पूरी पागल है, हमें इस बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। लेकिन सोमन कहता है कि तुम इसे इतना सीरियसली मत लो, चुपचाप शादी करो, बहुत माल मिलेगा। वहीं उस पुलिस वाले और घर वालों को जोसेफ यानी नागेंद्रन पसंद आ गया था और वो सभी जल्द से जल्द शादी कराने का फैसला करते हैं और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब जोसेफ के नाम से नागेंद्रन लिल्ली कुट्टी के गले में मंगलसूत्र बांधता है। उधर पहली रात में नागेंद्रन डरा हुआ कमरे में बैठकर यही सोचता रहता है कि पता नहीं लिल्ली कुट्टी उसके साथ क्या करेगी, वो तो वैसे भी आधी पागल है। यही सोच सोचकर नागेंद्रन की हालत खराब होती जा रही थी। तभी लिल्ली कुट्टी उसके पास आकर बैठती है। नागेंद्रन कहता है कि मुझे बहुत थकान हो रही है, चलो हम सो जाते हैं। लेकिन लिल्ली कुट्टी जबरदस्ती यहाँ उसे शराब पिलाती है और खुद भी पीती है और फिर जबरदस्ती उसके साथ रिलेशन बनाती है। अब अगली सुबह उठकर नागेंद्रन को चलने तक की हिम्मत नहीं थी। लिल्ली कुट्टी ने उसकी हालत खराब करके रख दी थी। वहीं उसका पुलिस वाला जीजा उसे अपनी जमीन दिखाने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस पुलिस वाले की पत्नी के भाई बाहर रहते हैं और ये पुलिस वाला अपनी पत्नी के साथ वहीं जाना चाहता है और दोनों वहीं बसना चाहते हैं।
पुलिस वाला कहता है कि लिल्ली कुट्टी की शादी हो जाने के बाद ये सारी संपत्ति बांट दी जाएगी। घर और जमीन सब कुछ लिल्ली कुट्टी के नाम है, इसलिए जीजा यानी नागेंद्रन इसकी देखभाल करके यहाँ से होने वाली आमदनी लेकर यहाँ आराम से रह सकते हैं। यहाँ उसके साथ लिल्ली कुट्टी और उसके पिता साथ रहेंगे और हम सब बाहर चले जाएंगे। वो बताता है कि इसके अलावा लिल्ली कुट्टी के नाम बैंक में कुछ कैश है, लगभग 3000 रुपए, और वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा। नागेंद्रन को ये सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसे केवल 3000 रुपए ही कैश मिलने वाले हैं, बल्कि सब इस घर और जमीन के रूप में रह जाएगा। फिर वो इसे कैश में कैसे बदलेगा ये उसे समझ में नहीं आता। इसके बाद नागेंद्रन फौरन सुमन से मिलकर उसे ये सारी बातें बताता है कि यहाँ से हमें केवल 3000 रुपए ही मिलने वाले हैं और उससे हमारा कुछ भी नहीं होगा। हमें बाहर जाने के लिए और पैसे चाहिए होंगे। सुमन कहता है कि किसी तरह तुम कुछ पैसे इकट्ठा करो और लिल्ली कुट्टी से बैंक से पैसे निकलवा लो। 2 दिनों के अंदर किसी बहाने से मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। अब 2 दिन बाद सोमन आकर कहता है कि नागेंद्रन का एक रिश्तेदार जिसे वो मामा कहता था, उसका अचानक देहांत हो गया है, इसलिए वो नागेंद्रन को वहाँ ले जाने के लिए यहाँ आया है। इसके बाद नागेंद्रन जाने की तैयारी करने लगता है। वहीं हमारी लिल्ली कुट्टी रोते हुए उसका सामान पैक कर रही होती है। उसे नागेंद्रन को छोड़ने का मन ही नहीं होता। वो कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। नागेंद्रन कहता है कि शादी के बाद से हम अभी तक कहीं नहीं गए हैं, पहली बार जा रहे हैं, तो ऐसे किसी के मरने वाले घर में नहीं जाना चाहिए। ऐसा कहकर वो किसी तरह लिल्ली कुट्टी को समझाकर उसे मना कर देता है। यहाँ जाते समय लिल्ली कुट्टी उसका हाथ नहीं छोड़ती, तो नागेंद्रन उसे एक चुम्बन देकर अपना हाथ छुड़ा लेता है। लिल्ली कुट्टी कहती है कि जल्दी से वापस आना। नागेंद्रन हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। लिल्ली कुट्टी के नाम से बैंक में जो 3000 रुपए थे वो उसे मिल चुके थे, इसीलिए नागेंद्रन अब यहाँ वापस आने वाला नहीं था। और ये सच्चाई सिर्फ नागेंद्रन और सोमन को ही पता थी। और इसी के साथ लिल्ली कुट्टी नाम का ये दूसरा एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। अब लिल्ली कुट्टी के घर से 3000 रुपए लेकर नागेंद्रन और सोमन सीधे कासरगोड के बेकल नाम की जगह पर जाते हैं। वहाँ बस से उतरने के बाद सुमन किसी को फोन पर बुलाकर एक एड्रेस लिख लेता है और फिर यहाँ से खाना खाकर वो सीधे एक लॉज में जाते हैं। लॉज में कमरा लेने के बाद नागेंद्रन अपने पास में रखे कैश को गिनने लगता है। टोटल 3000 रुपए में से बस का किराया और अब लॉज में कमरा लेने और खाना खाने में कुछ पैसे खर्च हो चुके थे। इसके बाद बाहर जाकर सुमन बशीर नाम के एक आदमी के साथ कमरे में वापस आता है। यहाँ सुमन पहले से ही एक प्लान बनाकर आया हुआ था। दरअसल इस इलाके की गरीब महिलाओं के लिए एक सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाग लेने वालों को सोने के सिक्के और 2000 रुपए मिलने वाले थे। विवाह के लिए दूल्हा दुल्हन सभी तैयार थे। यहाँ मुस्लिम समुदाय की महिलाओं से विवाह कराया जा रहा था। यहाँ सुमन के कहने पर बशीर एक दूल्हे की जगह पर हमारे नागेंद्रन का नाम डाल देता है और नागेंद्रन को समझाते हुए कहता है कि इस प्रोग्राम में अच्छा पैसा मिलेगा, डरने की कोई बात नहीं और बाकी सारे काम बशीर देख लेगा। फिर नागेंद्रन उस विवाह के रजिस्टर में साइन करने के लिए उनके साथ जाता है और यहाँ अपना नाम अली रख लेता है। वहीं सभी का अपने नंबर के अकॉर्डिंग विवाह होने लगता है। फिर थोड़ी देर में एक एक करके सभी को स्टेज पर बुलाया जाता है। 5वें नंबर पर नागेंद्रन भी स्टेज पर आता है। यहाँ उसके लिए बुलाई गई लड़की का नाम लैला होता है। लैला स्टेज पर आती है तो उसे देखकर नागेंद्रन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि नागेंद्रन और सुमन जब इस शहर में बस से उतरे थे तब रास्ते में उन्होंने लैला को देखा था, जहां कुछ लड़के आकर पुरानी दुश्मनी के नाम पर उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे और उसे गाड़ी में भरकर ले जा रहे थे। लेकिन तभी अपनी कमर में रखे चाकू से लैला सभी को डराकर वहां से भगा देती है। यहाँ नागेंद्रन सोचने लगता है कि इतने लोगों को अकेले मारने वाली ये लैला अब मुझसे शादी करने जा रही है, पता नहीं मेरा क्या हाल करेगी। नागेंद्रन सोचता है कि वो सोने के सिक्के मिलते ही यहाँ से भाग निकलेगा, लेकिन शादी के समय वो सिक्के नागेंद्रन के हाथ में देने की बजाय लैला अपने हाथ में ले लेती है, जिसे देखकर नागेंद्रन और सोमन दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि अब उसके हाथ से वो सिक्का कैसे लिया जाए। अब शादी के बाद ये दोनों लैला को लेकर सीधे उस लॉज के कमरे में आ जाते हैं। वहाँ पहुंचकर लैला अपने मिले हुए सोने के सिक्के और कैश को देखती है। कैश को वो पर्स में रखकर तकिए के नीचे छुपा देती है और सोने का सिक्का अपने ब्लाउज के अंदर रख लेती है। वहीं बाहर नागेंद्रन डरा हुआ खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि इतने लड़कों को मारने वाली आज रात उसका क्या हाल करेगी। तभी सोमन कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, तो चुपचाप अंदर जा और जैसे ही वो लैला सो जाए तो तू सामान लेकर नीचे आ जाना और हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद नागेंद्रन कमरे में जाता है। यहाँ लैला उसे देखते ही पूछती है कि क्या तुम मुझसे डरते हो। नागेंद्रन कहता है कि कल वो लड़के तुमसे मार खा रहे थे, वो सब मैंने देखा था। वैसे वो लड़के कौन थे? ये सुनकर लैला कहती है कि वो कौन थे उसे छोड़ और पहले ये जान ले कि मैं कौन हूँ।
इसके बाद लैला अपनी कहानी सुनाने लगती है और यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी शादी एक बार पहले भी हो चुकी है। शादी के बाद लैला और उसके पति का जीवन हंसी खुशी चल रहा था और दोनों में काफी प्यार था। रोज लैला अपने पति के लिए खाना लेकर फैक्ट्री जाया करती थी। तभी एक दिन जब वो खाना लेकर फैक्ट्री पहुंची तो वहाँ उसने अपने पति को वहाँ काम करने वाली एक औरत के साथ रंगरलिया मनाते हुए देख लिया। ये देखकर लैला बुरी तरह से टूट गई और रोते हुए वहाँ से घर वापस आ गई। घर पहुंचकर इस बात पर उसका पति से झगड़ा होने लगा तो गुस्से में उसके पति ने उसकी गर्दन दबाकर उसे मारने की कोशिश की। अब खुद को बचाने के लिए लैला ने वहाँ पड़ी कैंची से अपने पति को जान से मार दिया और इस जुर्म के चलते उसे जेल जाना पड़ा। जेल में अच्छे व्यवहार और खुद के बचाव में मारने की वजह से 8 साल बाद वो रिहा हो गई और जेल से निकलकर लैला सीधे अपने घर गई। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि मेरी ऐसी कोई बेटी नहीं है। ये कहकर उन्होंने लैला को घर से भगा दिया। लैला आगे बताती है कि इस सामूहिक विवाह के बारे में जब मैंने सुना तो अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए ही मैंने फिर से शादी करने का डिसाइड किया और तुम्हें देखकर मुझे लगा कि तुम बेचारे हो, मेरे साथ अच्छे से रहोगे तो मैं भी अच्छी ही रहूंगी। साथ ही वो बताती है कि उसको परेशान करने आए लोग उसके मरे हुए पति के भाई थे। इसके बाद काफी रात होने की वजह से लैला गहरी नींद में सो जाती है। लेकिन वहीं हम नागेंद्रन को देखते हैं जो किसी तरह वो पैसा और सोना लेकर भाग जाना चाहता है। वो धीरे से उठकर सोने का सिक्का ढूंढने लगता है लेकिन उस बैग में कहीं कोई सिक्का उसे नहीं मिलता और वो समझ जाता है कि जरूर लैला ने उसे कहीं पर छुपा दिया होगा। इसके बाद नागेंद्रन जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। तभी सो रही लैला अचानक से करवट बदलती है तो उसके शरीर में छुपाए गए सिक्के गिर जाते हैं और अब उस आवाज को सुनकर नागेंद्रन जब रुककर देखता है तो उसे एक सिक्का मिल जाता है। बाकी एक सिक्का अभी भी लैला के शरीर पर ही होता है। नागेंद्रन सोचता है कि अगर मैंने उस सिक्के को लेने की कोशिश की तो लैला जाग सकती है, इसलिए वो उसे छोड़कर मिले हुए सिक्के के साथ ही वहाँ से भाग निकलता है। और इसके बाद ये सीन यहाँ से कट होकर सीधा लिल्ली कुट्टी के घर पहुँचता है जहाँ वही बूढ़ा आदमी अच्छन बुरी तरह से बवाल मचा रहा होता है कि वो लड़का मेरी बेटी से शादी करके भाग गया, 2 हफ्ते हो गए अभी तक वापस नहीं आया, वो एक धोखेबाज है और ये उसे समझ में आ गया है। वो कहता है कि मेरी बेटी का जीवन बर्बाद करने वाले को मैं अपनी संपत्ति से एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। और ये सारी बातें अच्छन अपने बेटे वही पुलिस वाले से कह रहा होता है। अब जब वो पुलिस वाला अपने कपड़े बदलने जाता है तो उसकी पत्नी एक अखबार उसे देती है जिसमें कुछ दिन पहले की वही सामूहिक विवाह वाली खबर होती है जिसमें नागेंद्रन ने लैला से शादी की थी। यहाँ ये उन दोनों की सामूहिक विवाह की फोटो भी देख लेते हैं और इस पुलिस वाले को समझ में आ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। ये पता चलते ही फौरन पुलिस वाला नागेंद्रन को ढूंढने निकल पड़ता है और इसी के साथ ये तीसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब चौथे एपिसोड का नाम है सावित्री। यहाँ हमें एक घर को दिखाया जाता है। इस घर की लड़की सावित्री के लिए उसके पिता शादी की योजना बना रहे होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सावित्री उसकी पहली पत्नी से हुई बेटी है और अब उसकी पत्नी मर चुकी है। वहीं सावित्री की सौतेली माँ बहुत गुस्से वाली होती है जो 21 साल की सावित्री को जल्द से जल्द शादी करके घर से निकालना चाहती है। इसके पीछे एक और वजह ये भी है कि सावित्री गर्भवती होती है और गांव वालों को अभी तक इसकी भनक नहीं लगी है। लगता है सावित्री को किसी ने धोखा दिया है। यही वजह है कि सावित्री की सौतेली माँ इस बात के खुलने से पहले उसे किसी और के सिर थोपना चाहती है। वहीं सावित्री के पिता भी इस बात से पूरी तरह से टूट चुके होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि सावित्री के पेट में जो बच्चा है वो 40 साल के एक आदमी का है। लेकिन किया क्या जा सकता है, जल्द से जल्द शादी करके छुटकारा पाना ही उनके लिए एकमात्र उपाय है। वहीं हम सावित्री को देखते हैं जो कमरे में रो रही होती है। तभी उसके पिता आकर उससे कहते हैं कि कल तुम्हें देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, इसीलिए तैयार रहना। इधर सावित्री से शादी करने आने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारा नागेंद्रन ही होता है। यहाँ उसने अपना एक नया नाम रख लिया होता है। नागेंद्रन को यकीन था कि शादी के दिन ही उन्हें पैसा और सोना मिल जाएगा क्योंकि सावित्री के गर्भवती होने की बात को छुपाकर ही उसके घर वाले ये शादी करवाने का फैसला कर रहे हैं। इस बार सोमन ने अपने साथ अपने नाटक ग्रुप की एक महिला को भी ले लिया था ताकि वो सावित्री के घर वालों का भरोसा जीत सके। वहीं इनके आने पर सावित्री की सौतेली माँ सावित्री को चाय देने के लिए जबरदस्ती कहती है। इसके बाद सावित्री एक जीवित लाश की तरह आकर चाय देकर खड़ी हो जाती है। अब यहाँ सावित्री और नागेंद्रन को अकेले में बात करने के लिए बाहर भेज दिया जाता है लेकिन यहाँ सावित्री चुपचाप खड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद नागेंद्रन मैं चलता हूँ पूछकर वहाँ से जाने लगता है लेकिन सावित्री अचानक उल्टी करने के
लिए वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर नागेंद्रन के मन में कई शंकाएं उठने लगती हैं। वहीं सावित्री रोते हुए वहाँ से कुएं के पास चली जाती है और अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लगती है। कुछ समय पहले तक वो बहुत खुश थी। खुशी खुशी वो सहेलियों के साथ कॉलेज जाया करती थी। तभी उसके कॉलेज में एक नया सर आता है जिसकी सावित्री पर नजर थी। वो चोरी छुपे उसे देखता था, जिसे वो भी नोटिस करने लगी थी। धीरे धीरे वो एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और कई जगहों पर चोरी छुपे मिलने लगे। एक दिन उसके साथ वो एक लॉज में भी गई, जहाँ ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। फिर कई दिन बीत गए, लेकिन जब सावित्री को एक दिन अपने पीरियड्स ना होने का एहसास हुआ तो वो सीधे मास्टर से इसके बारे में बात करने गई। सावित्री की बात सुनकर मास्टर ने कहा कि हर चीज का हल निकाला जा सकता है, लेकिन अगले दिन से वो मास्टर गायब हो गया और उसकी जगह दूसरा मास्टर कॉलेज आ गया। जिसके बाद सावित्री को समझ में आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। तो ये थी सावित्री की कहानी। इसी बीच वो पुलिस वाला नागेंद्रन की तलाश में सीधे कासरगोड पहुंच जाता है और वहाँ उनकी शादी का रजिस्टर और सभी चीजें चेक करने लगता है। यहाँ मौजूद लोगों से पूछताछ करने पर उसे बशीर के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद वो सीधा बशीर के घर जाकर उसे पकड़ लेता है। पहले तो बशीर कुछ नहीं बताता, लेकिन 2 थप्पड़ खाने के बाद वो सारा सच उगल देता है। वहीं हमें सावित्री और नागेंद्रन की शादी को दिखाया जाता है। शादी के बाद उस दिन वो सावित्री के घर में ही रुकते हैं। नागेंद्रन सभी को बताता है कि उसका घर एर्नाकुलम में है और वो कल सुबह की ट्रेन से सावित्री को लेकर निकल जाएगा। इसके बाद नागेंद्रन सुमन से कहता है कि तुम लॉज में ही रहना, मैं आज रात ही सोना और पैसा लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा। लॉज का किराया और साथ में जो तुम्हारे नाटक ग्रुप की लेडी आई थी, इस सब के कुछ पैसे उसके हाथ में रखकर वो निकल जाता है। तो इस तरह रात होते होते नागेंद्रन सारा सोना बक्से में भरकर वहाँ से भागने की तैयारी करता है, लेकिन उसे इस घर से बाहर निकलने का रास्ता समझ में नहीं आता। कई दरवाजे खोलकर निकलने के बाद भी वो वापस वहीं आ जाता है। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए उसे किसी के खांसने की आवाज सुनाई देती है। साथ ही वो एक परछाई भी देखता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डरकर वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते एक कमरे में घुस जाता है, जहाँ सावित्री आत्महत्या करने के लिए खड़ी हुई थी। यहाँ सावित्री को इस हालत में देखकर वो दौड़कर उसे नीचे उतार लेता है। इधर नागेंद्रन भागने की कोशिश कर रहा था। ये बात सावित्री को भी अच्छे से समझ में आ जाती है, लेकिन सच्चाई जानने के बाद भी सावित्री उसे वहाँ से निकलने में मदद करने लगती है। बाहर निकलकर नागेंद्रन उससे कहता है कि तुम्हारे पेट में एक जान है, आत्महत्या करने से पहले उसके बारे में एक बार जरूर सोच लेना। ऐसा कहकर वो लिए हुए सोने में से कुछ निकालकर उसे वापस दे देता है और कहता है कि तुम्हारे पिता ने जो दिया था उसका आधा हिस्सा ये रहा, आधा मुझे चाहिए, इससे तुम बचकर यहाँ से निकल जाओ। इस तरह उन सामानों के साथ नागेंद्रन सीधे लॉज पहुँच जाता है। यहाँ सुमन को जगाकर ये दोनों लॉज का बिल दिए बगैर ही वहाँ से भाग निकलते हैं। इसके साथ ही चौथा एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। 5वें एपिसोड का नाम होता है थंगम, जहाँ हमें कैनगिरी नाम की एक जगह दिखाई जाती है। यहाँ कुछ युवा लोग एक साथ चंदा इकट्ठा कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उनके इलाके की थंगम नाम की औरत की शादी कराना चाहते थे, जो कि पेशे से एक वैश्या थी। दरअसल थंगम गांव के सभी आदमियों को गलत रास्ते पर ले जा रही थी, इसलिए पंचायत प्रधान ने कहा कि या तो थंगम शादी करके वहीं रहे या फिर वो गांव छोड़ दे। इसलिए यहाँ के आदमियों ने योजना बनाई कि थंगम की किसी से शादी कराकर उसे गांव में ही रखना चाहिए। तो इस तरह थंगम से शादी करने वाले को देने के लिए वो पैसा इकट्ठा कर रहे होते हैं। उस गांव में थंगम के पास जाने से कोई नहीं चूकता था। सभी चाहते थे कि थंगम शादी के बाद इसी गांव में ही रहे, इसलिए सभी मिलकर पैसा भी दे रहे थे। इसी तरह थंगम से शादी करने आने वाला नागेंद्रन ही था। जब उन्होंने कहा कि इन पैसों में सिर्फ 500 रुपए ही कम हैं, तो सुमन कहता है कि ये सब बताने से काम नहीं चलेगा, पूरी रकम चाहिए। ये सुनकर वो सभी दोबारा पैसा इकट्ठा करने निकल पड़ते हैं। यहाँ गांव के प्रमुख लोगों से लेकर मंदिर के पुजारियों तक सभी थंगम के पास जाया करते थे। वहीं नागेंद्रन इस बार कुमारन नाम अपनाकर यहाँ आया हुआ था। तो इस तरह वो थंगम से मिलते हैं और अगली सुबह ही नागेंद्रन और थंगम की शादी हो जाती है। गांव वाले कहते हैं कि शादी के बाद कम से कम 1 महीना इन्हें गांव में ही रुकना होगा, तभी गांव वालों को विश्वास होगा। बाकी सोमन यानी उसके बाद भाई साहब आते जाते रहें, कोई समस्या नहीं। इधर गांव वालों को दिखाने के लिए थंगम नागेंद्रन को लेकर सभी के सामने घूमने लगती है। वहीं शादी के लिए इकट्ठा किए गए सारे पैसे नागेंद्रन को देने से पहले ही थंगम वो पैसे ले लेती है। सोमन कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए चला जाता हूँ, तब तक उसके हाथ से जितना पैसा मिले निकाल लो। वहीं शादी तो हो ही गई थी, लेकिन थंगम ने अपना धंधा फिर से जारी रखा हुआ था और शादी वाली रात ही उसके ग्राहक आना शुरू हो गए थे।
आने वाले लोग नागेंद्रन के हाथ में भी थोड़ा थोड़ा पैसा देने लगे। कुछ लोग उसे सोडा या शराब लाने के लिए भी बाहर भेज देते थे। थंगम के लिए चंदा इकट्ठा करने वाले सभी लड़के उसके नियमित ग्राहक थे। अब तो दिन दहाड़े भी बिना शर्म के वो थंगम से मिलने आने लगे थे। कुछ दिन पुलिस वाले आते थे तो कुछ दिन गल्फ से आए लोग होते। ये सब एक मूर्ख की तरह नागेंद्रन खड़ा हुआ देखता रहता था। वहीं आने वालों से उसे भी कुछ पैसे मिल जाते थे जिन्हें वो अपने पास रख लेता था। इसी बीच वो पुलिस वाला खोज खोज कर सावित्री के गांव तक पहुंच जाता है। वहां स्थानीय पुलिस स्टेशन में पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि उस पर पहले से ही लॉज से 2 लोगों का बिल दिए बिना भागने का केस दर्ज है। ये देखकर पुलिस वालों को समझ में आ जाता है कि ये नागेंद्रन और सोमन ही हैं। फिर वो उस लॉज में जाकर तलाशी लेने लगता है। यहाँ उसे एक चिट्ठी मिलती है और ये चिट्ठी कैनगिरी से आई हुई चिट्ठी थी। उनका अगला शिकार कैनगिरी में कहीं होने वाला है, ये पुलिस वालों को समझ में आ जाता है। वो तुरंत वहाँ के लिए निकल पड़ता है। इसी बीच रात में थंगम नहाने के लिए घाट गई हुई होती है। उसी समय का फायदा उठाकर नागेंद्रन उसकी अलमारी की चाबी ढूंढकर अलमारी खोलता है और उसमें रखा सारा पैसा निकाल लेता है। फिर जैसे ही वो बाहर निकलने लगता है तभी थंगम का एक ग्राहक आ जाता है, जिसे साथ लेकर थंगम भी वहाँ आ जाती है। वो व्यक्ति नागेंद्रन के हाथ में कुछ पैसे देकर कहता है कि जाओ दुकान पर जाकर एक सोडा लेकर आओ। नागेंद्रन ऐसा ही करके बाहर निकल जाता है और सोमन वहाँ आ जाता है। जब उसे पता चलता है कि थंगम की अलमारी से सारा पैसा ले लिया गया है तो सोमन कहता है कि हमें अब तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। नागेंद्रन कहता है कि वो जाकर बैग ले आएगा। इस तरह वो चुपके से वापस जाकर बैग लेता है और यहाँ थंगम से लिए गए पैसों में से वो कुछ पैसे वहीं वापस रख देता है। उस वक्त थंगम उस अधिकारी के साथ कमरे में ही अंदर थी। जब नागेंद्रन बाहर निकल रहा होता है तो खिड़की से कमरे में झांक कर देखता है तो वो अधिकारी अपने गले का हार उतार कर रख चुका था। नागेंद्रन उसे भी उठाकर ले जाता है और इसी सीन के साथ ये 5वां एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। छठे एपिसोड का नाम है मोजी। यहाँ थंगम के घर से निकलने के बाद नागेंद्रन और सोमन नाव पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन उसी समय उन्हें ढूंढते हुए पुलिस वाला वहाँ आ जाता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। पुलिस वाले को धक्का देकर वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। दोस्तों, ये वही सीन होता है जो हमने इस सीरीज की शुरुआत में देखा था। यहाँ नागेंद्रन कहता है कि मैंने जो गलतियाँ की हैं उनका हिसाब अब मुझे भुगतना पड़ रहा है, वो हमें पकड़ने आ गया है। लेकिन सोमन कहता है कि बिना वजह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से आसानी से निकल सकते हैं, बस आखिरी बार एक और खेल खेलना है। इस तरह वो पकड़े बिना ही वहाँ से भागकर सीधा पलनी पहुँच जाते हैं। इधर नागेंद्रन अपने पास रखे सोने और पैसों को संभाल कर रख लेता है। यहाँ सोमन का एक जानकार था और उसी की मदद से ये दोनों अपना आखिरी खेल खेलने जा रहे थे। इसी के साथ हमें एक पिता और बेटी का घर दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि उस लड़की का पिता कैंसर से पीड़ित था और अब बस कुछ ही दिन का मेहमान था, लेकिन अभी तक उसने ये बात अपनी बेटी को नहीं बताई थी और उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि वो मरने से पहले अपनी बेटी की शादी करना चाहता था। यहाँ हमें उस लड़की का नाम पता चलता है जिसका नाम होता है मोची। यहाँ सोमन का प्लान था कि नागेंद्रन से उस लड़की की शादी करवाकर वहाँ से सारा सोना लूट लिया जाए। अगले दिन ही वो मोजी को देखने उसके घर पहुँच जाते हैं। यहाँ मोजी का पिता नागेंद्रन से कहता है कि मैंने अपनी बेटी को अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया है, अभी ये उसके जानने का सही समय नहीं है। तभी मोची उसके लिए चाय लेकर आती है तो नागेंद्रन की नजरें उसके चेहरे पर टिक जाती है क्योंकि वो बहुत मासूम और सुंदर लड़की थी। इसी बीच हमें उस पुलिस वाले को दिखाया जाता है। यहाँ सोमन और नागेंद्रन को पकड़ते समय सोमन का एक बैग गिर गया था, वो बैग उसे मिल जाता है। उसमें से पुलिस वाले को पलनी से आया एक लेटर मिलता है। इस तरह वो पुलिस वाला सीधे पलनी जाने का फैसला करता है। यहाँ नागेंद्रन सोमन से कहता है कि मैं मोजी से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अब तक जितनी लड़कियों से शादी की है वो उन सब से अलग है। वो एक मासूम लड़की है। मैंने पहले एक पागल औरत से, फिर एक हत्यारिन से, फिर एक गर्भवती लड़की से और एक वेश्या से शादी की है, लेकिन मोजी ऐसी नहीं है। वो एक निर्दोष लड़की है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। लेकिन सोमन कहता है कि अब तू ऐसी बातें मत कर, हमें इससे मिलने वाला पैसा भी चाहिए, तभी हम बाहर निकल सकते हैं। इस तरह सोमन के दबाव में आकर नागेंद्रन को मोजी से शादी करनी पड़ती है। उनकी पहली रात को नागेंद्रन ने खूब शराब पी रखी थी। वो सोमन से कहता है कि वो आज मोजी को सारी सच्चाई बता देगा। यहाँ सोमन उसे रोकता है, लेकिन नागेंद्रन नहीं मानता। वो सीधे कमरे में चला जाता है। उसकी हालत देखकर मोजी उसे समझाने लगती है। उससे पूछती है कि क्या वो उसे पसंद नहीं करता। साथ ही वो बताती है कि उसे अपने पिता की बीमारी के बारे में पता है। वो ये भी बताती है कि उसके पिता ने उसके लिए सोना जमा करके रखा हुआ है। ये सब देखकर दुखी मन से नागेंद्रन उसे सारा सच बता देता है कि वो एक शादी करने वाला धोखेबाज आदमी है। इससे पहले उसने कई
कई लड़कियों से शादी की है और उनका सोना और पैसा लेकर भाग गया है। ये सब सुनकर मोजी सदमे में आ जाती है। वो पूरी तरह से टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। काफी देर रोने के बाद वो पूछती है, तुम इतना सब करके भाग सकते थे, मुझे भी धोखा देकर जा सकते थे, फिर मुझे ये सारा सच क्यों बताया? नागेंद्रन कहता है कि इस बार वो उसे देखते ही पसंद आ गई थी और उसे धोखा देने का मन नहीं हुआ। यहाँ उसके गले में नागेंद्रन के नाम का मंगलसूत्र होने के नाते वो उसे माफ करने को तैयार थी, लेकिन उसे वादा करना था कि अब वो ऐसा धोखा किसी और को नहीं देगा, जीवन भर उसके साथ रहेगा। मोजी कहती है कि हम इस गाँव से कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ कोई उन्हें ना जानता हो। नागेंद्रन भी यहाँ मोजी को वचन देता है कि वो उसे कभी धोखा देकर नहीं जाएगा और अब से उसके साथ दाम्पत्य जीवन बिताएगा। इसके साथ ही सीन यहाँ कट हो जाता है और अगली सुबह जब नागेंद्रन की आंखें खुलती हैं, तो वो मोजी को बुलाता है, लेकिन उसे मोजी की आवाज नहीं आती। इसके बाद नागेंद्रन हर जगह मोजी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता, ना मोजी, ना उसका पिता और ना ही सोमन। वो पूरे घर में अकेला था। अचानक उसे शक होने लगता है और वो दौड़कर कमरे में देखता है तो वहाँ उसका कोई सामान नहीं था। उसे डर लगने लगता है कि उसके साथ धोखा तो नहीं हुआ। वो डरते डरते अपने बिस्तर के नीचे से बक्सा निकालकर देखता है जिसमें उसने अपना सारा सोना और पैसा जमा करके रखा हुआ था, लेकिन अब यहाँ से सब कुछ गायब था। ये देखकर नागेंद्रन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो पूरी तरह से टूट जाता है। तभी अचानक उसे बाहर एक गाड़ी के आने की आवाज आती है और वो सोचता है कि शायद सोमन आया हो, लेकिन ये वही पुलिस वाला था। यहाँ इस हालत में देखकर पुलिस वाले को भी समझ में आ जाता है कि नागेंद्रन के साथ भी कोई खेल करके चला गया है। यहाँ वो अपने पास से एक फोटो निकालकर नागेंद्रन को दिखाता है। वो सोमन और माजी की फोटो थी। वो दोनों सालों पहले ही शादी कर चुके थे और ये सब उनकी ही साजिश थी। नागेंद्रन को जब पता चलता है कि उसके अपने दोस्त सोमन ने ही उसे धोखा दे दिया है, तो नागेंद्रन को कुछ समझ में नहीं आता। वो पूरी तरह से हार मान लेता है और पुलिस वाला कहता है कि अब तुम्हारा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, और इतना कहकर वो पुलिस वाला उसे साथ लेकर गाँव की ओर चल पड़ता है। यहाँ नागेंद्रन को लगता है कि उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, और इतना कहकर वो उसे उसके घर छोड़कर बाद में मिलने का कहकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ नागेंद्रन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ आखिर ये सब हो क्या रहा है, और यही सोचते हुए वो घर की ओर चल पड़ता है। यहाँ वो कई लोगों को एक साथ देखता है जो उसे देखकर हंस रहे थे। नागेंद्रन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है, और जैसे ही वो घर पहुंचता है तो उसकी माँ बहुत गुस्से में होती है। तभी अचानक वो लिल्ली कुट्टी को देखता है जो अंदर से दौड़कर बाहर आती है। वहीं जब वो बाहर आकर देखता है तो लैला और सावित्री भी वहीं खड़ी होती हैं। उधर अंदर से थंगम भी बाहर आ जाती है। यहाँ सभी के चेहरे पर हंसी के साथ साथ गुस्सा भी था, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा दुखी उसकी पहली पत्नी जानकी ही थी। वो नागेंद्रन जिसे काम पर जाना पसंद नहीं था और एक बीवी को झेलने की जिसमें हिम्मत नहीं थी। उसके जीवन में अब एक साथ 5 औरतें आ चुकी थी, और अब उसके आगे का जीवन कैसा होगा ये कोई नहीं जानता, शायद भगवान भी नहीं। वहीं हम नागेंद्रन को देखते हैं जो पूरी तरह से स्तब्ध खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है, और इसी सीन के साथ ये सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, नागेंद्रन के साथ सही हुआ या गलत? बाकी आपको ये शानदार कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी सीरीज को लाने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। तो हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।